राजस्थान के रकबर खान मॉब लिंचिंग मामले में गुरुवार को अलवर की कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मामले में 4 दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। वहीं एक दोषी को बरी कर दिया है। जिन दोषियों को सजा सुनाई गई है उनका नाम परमजीत, धर्मेंद्र, नरेश और विजय है। अतिरिक्त जिला जज सुनील गोयल ने अपना फैसला सुनाया है। आरोपी नवल किशोर को कोर्ट ने बरी किया है। इसको बरी किया गया है, किनको सजा दी गई है? नवल को तो सारी धाराओं से बरी कर दिया। नवल को सारी धाराओं से बरी कर दिया और बाकी मुल्जिमान को 302, 147 से बरी कर दिया। सिर्फ 304 और 341 के अंदर सजा दी गई है चारों मुल्जिमान को। धर्मेंद्र 304 में यह है कि हत्या करने का इरादा नहीं था, उसके लिए दोषी माना है। हत्या का इरादा नहीं माना और अनलॉफुल असेंबली की जो उसकी भी उससे भी मुल्जिमान को बरी कर दिया। एक अनलॉफुल असेंबली की फॉर्मेशन से भी सभी मुल्जिमान को बरी कर दिया। इसलिए उसके आधार पर जो है मॉब लॉन्चिंग वाला मामला साबित नहीं होता प्रोसिक्यूशन के। लेकिन चूंकि न्यायिक जांच के अंदर पुलिस को ही दोषी माना था, न्यायिक जांच की जो रिपोर्ट हमने पत्रावली पर पेश की उसमें न्यायिक अधिकारी ने पुलिस कर्मियों को दोषी माना, लेकिन अदालत ने उसको नज़रअंदाज किया और असलम के बयान के अंदर किसी भी अभियुक्त का नाम नहीं था। ये दोनों चीज़ें न्यायिक जांच के अंदर आई थी, लेकिन न्यायिक जांच को अभियोजन ने जानबूझकर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया। हमने पुलिस अधीक्षक अलवर को, डीजी को और होम विभाग को इस बात का नोटिस दिया है कि जब आपने जांच कराई, न्यायिक पुलिस अभिरक्षा के अंदर आदमी मरा और आपने जांच कराई और जांच करने के पश्चात आपके अधिकारियों को दोषी माना और उस दोषी मानने के बावजूद भी आपने अपने पुलिस कर्मियों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, इसके लिए भी हमने उनको नोटिस दिया हुआ है। सर, चारों को भी क्या सजा सुनाई और उसके लिए आगे आपको 304 के अंदर 7 साल की सजा सुनाई है। उसके लिए हम अपील माननीय उच्च न्यायालय के अंदर करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के अंदर अपील के लिए टाइम है 1 महीने का हमारे पास। हम जल्दी से जल्दी अपील पेश करेंगे। अपील पेश करके सेंटेंस सस्पेंड होगा, उसके बाद आगे 341 में क्या मामला बनता था? 341 में रोकने का, अभियुक्तों को रोकने का, उसके आधार पर उसमें तो नॉमिनल सजा होती है, 1 महीने का पनिशमेंट होता है, उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं होता, इसलिए उसके आधार के ऊपर दोषी है। इस जजमेंट को लेकर के अभी आप असंतुष्ट हैं? हम तो असंतुष्ट हैं। हम तो अपील पेश करेंगे क्योंकि पुलिस न्यायिक जांच में ही न्यायिक अधिकारी द्वारा जांच की गई, उसके अंदर पुलिस को दोषी माना, तो पुलिस का वर्चस्व कैसे रहेगा जब न्यायिक अधिकारी पुलिस कर्मियों को दोषी मानता है। पुलिस अधीक्षक अलवर ने एक लेटर लिखा है कि पुलिस अभिरक्षा में आदमी की मृत्यु हुई, उसके ऊपर न्यायिक जांच का आदेश दिया गया। जब न्यायिक अधिकारी इस बात को मानता है कि पुलिस कर्मियों का दोषी है, फिर भी लेकिन पुलिस उस न्यायिक अधिकारी की जाँच को नज़रअंदाज करके मुल्जिमान का चालान पेश करता है, इससे बड़ी पराकाष्ठा क्या होगी? न्यायिक जाँच किस लिए कराई जाती है? न्यायिक जाँच तो पुलिस की जांच से ऊपर होती है। नवल किशोर के खिलाफ सबूत नहीं मिले। अदालत ने चारों को आईपीसी की धारा 341, 304 के तहत दोषी ठहराया है। रकबर खान मॉब लिंचिंग का मामला करीब 5 साल पुराना है। 20 जुलाई 2018 को अलवर में रकबर खान की पीट कर हत्या कर दी गई थी। रकबर और उसका दोस्त असलम देर रात गायों को पैदल लेकर जा रहे थे। तभी रामगढ़ के लालवंडी इलाके में कुछ गांव वालों ने गौ तस्करी के शक में दोनों को रोक लिया। अचानक कुछ लोगों ने रकबर पर हमला कर दिया, उसके साथ मारपीट की गई। वहीं ये सब देखकर असलम वहां से भाग खड़ा हुआ। मारपीट के बाद रकबर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कुछ घंटे बाद पुलिस हिरासत में ही रकबर की मौत हो गई। रकबर की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ था। वहीं पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र यादव, परमजीत सिंह, नरेश, विजय और नवल किशोर को गिरफ्तार किया था। आप इस तरीके से एक आदमी की हत्या की गई। पहली बात तो 302 हटाना ही बहुत तकलीफ की बात है, परंतु मैं ये मान के चलता हूँ कि अदालत ने जो फैसला दिया है, अदालत में जो पैरवी की गई और विशेष तौर से राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए एपीपी, वो अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाए। जो सरकारी वकील जो नियुक्त किए, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। 302 के मुजरिम को 304 पार्ट 1 में मुलजिम पर चार्जशीट पे ही पेश करा देना, उस वक्त वकील जो एपीपी था सरकार की तरफ से, उनको उसका विरोध करना चाहिए था। अदालत क्या करेगी? अदालत तो उसी पर फैसला देगी जो आपने मान लिया है। इसलिए मैं सारी कमजोरी सरकारी नियुक्त किए गए एपीपी की मानता हूँ। पर आप ही के समाज के बड़े वकील हम इस फैसले के खिलाफ
हाई कोर्ट में जाएंगे, ये हम तय कर रहे हैं अभी। और हाई कोर्ट में हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट इनको सबको आजीवन कन्विक्शन करेगा, क्योंकि नवल किशोर जिसके खिलाफ दुनिया भर के साक्ष्य हैं, उनसे ज़्यादा साक्ष्य हैं जो 4 लोगों को दोषी करार दिया है, उसको भी बरी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे लोग इसमें जो सरकारी वकील थे वो अच्छे से पैरवी नहीं कर पाए, और उसका ये दुष्परिणाम निकला कि सिर्फ 7 साल की सज़ा, जबकि अगर 304 पार्ट 1 में भी देखा जाए तो 10 साल से आजीवन कारावास का प्रावधान है, फिर 7 साल की सज़ा कैसे की गई। तो कहीं ना कहीं इन्होंने पैरवी करने में बहुत बड़ी पहलू कमी छोड़ी। कांड जब कहा था, जब जो सजा उनको बरी किया गया था, तब आरोप लगे थे कि सरकार बीजेपी की है इसलिए उनको बरी कर दिया, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार है, अब सजा हुई है, तो अब इसको किस रूप में देखते हैं? सरकार ने अपनी तरफ से बेहतर वकील नियुक्त किए, परंतु क्या कमियां रही ये अभी बात बाद में की जाएगी। पर मैं ये मान के चलता हूँ, जैसा मैंने आज यहाँ देखा और जैसा सुना और जिस तरह से मैंने जज साहब को सुना, उससे मुझे ऐसा लगा कि जो सरकार ने गवर्नमेंट एडवोकेट नियुक्त किए थे उन्होंने पूरी तरह से अच्छे जो उनको पैरवी करनी चाहिए थी वो पैरवी नहीं। ये बोले नकवी जो यहाँ पे अपलोड किया, अच्छा खासा उनको किया गया, तो आप क्यों सवाल उसको उठाना चाह रहे हैं? या सच्ची में उन्होंने कोई नहीं, मैं नकवी साहब का नहीं, मैं दो वकील सरकार ने नियुक्त किए। हमारे स्थानीय वकील बहुत अच्छे वकील हैं, अशोक शर्मा जी को नियुक्त किया। राजस्थान हाई कोर्ट के जाने माने वकील हैं नकवी साहब, उनको किया। लेकिन इस फैसले को सुनकर के मुझे ऐसा लगा कि उन दोनों ने ही इसमें कैसे कोताही बरती है, किस तरह से क्या कमी रही है, क्योंकि ये 7 साल का कोई किसी तरह का कोई प्रावधान ही नहीं है। या तो आप बरी करते या फिर आजीवन कारावास से कम का कोई प्रावधान ही नहीं था इसमें। ये कैसे किस तरह से मान लिया, हमारी समझ से बाहर है। तो आगे आप अपील कर रहे हैं? बिल्कुल हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट में इसको अपील करेंगे। मुझे हाई कोर्ट से और मैं समझता हूँ कि आज होमगार्ड वालों के लिए बहुत मुबारक दिन होगा पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि ये लोग पूरी सर्विस देते हैं। जो कहा जाता है अनुशासन के अंदर रहते हैं, काम करते हैं, पुलिस से कंधे मिला के काम करते हैं, और सब तरह के जो पुलिस काम करती है उसी ढंग से करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैंने जानबूझ के सोच समझ के इनको 15 साल का इनको हमने रिन्यूअल के लिए टाइम दिया। मतलब पूरी जिंदगी में एक आधी बार कराना पड़ेगा, ये स्थिति बनी तो अच्छा फैसला हुआ है। दूसरा अकबर का जो अभी आया फैसला, अलवर का जो, तो उसमें 7 साल की सजा दी है, 7 साल की प्रति व्यक्ति को, 4 मुलजिमों को दी है। उसको हम रिव्यू करवाएंगे किस प्रकार से क्या फैसला आया है, क्या लिखा फैसले के अंदर, बाद में देखेंगे क्या करना है। पर जो सील ब्लास्ट था जयपुर के अंदर, उसको अटॉर्नी जनरल को हमने वकील किया, भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल को वकील किया, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा। अब मैं समझता हूँ कि जो सुनवाई शुरू हो रही है उसमें अवश्य फैसले होंगे, क्योंकि किन ग्राउंड पे हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, सीधा बरी कर दिया। जो लोग सील ब्लास्ट में इतना बड़ा कांड हुआ और हमारी सरकार आने के बाद में उनको फांसी सजा हुई थी। ये हमारे विपक्षी लोग कहीं छोड़ते नहीं है, अनावश्यक लोगों को भ्रमित करते हैं, वो अलग बात है। इनके वक्त में तो केस हुआ, सील ब्लास्ट हुआ था, इनके वक्त में रकबर का हुआ, पर हम लोग पैरवी करके न्याय कैसे मिले उसमें सरकार हमें चिंता रहती है। और न्याय दिलाने के लिए हम लोग पूरी तरह, प्रशासनिक मशीनरी हो, प्रोसिक्यूटर हो, सबको हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते हैं कि सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने क्राइम किया है। तो ये केस बहुत बड़ा केस है जिसको कि हाईकोर्ट ने फ्री कर दिया। कितने लोग मारे गए हैं जयपुर के अंदर, हम लोग खुद आए थे, मेरे सोनिया गांधी जी आई थी, और हम लोग हर जगह गए जहाँ जहाँ पर ये विस्फोट हुए थे, और अस्पताल में गए थे एसएमएस के अंदर। तो कैसे भूल सकते हैं। और ये हमारे जो विपक्ष लोग हैं इनके पास और कोई मुद्दा है नहीं, तो फिर अब ये क्या करें, यही मुद्दे उठाते हैं लोग। तो धीरे धीरे जवाब तो इनको जनता से मिल जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और मेरा इतना ही कहना है कि ये ऐसे मामले होते हैं उसके अंदर कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित हो, ये प्रयास सरकार का रहेगा। इसलिए मैंने अटॉर्नी जनरल को वहाँ वकील किया। और सीआरसीपी का जो इशू पीएम ने अजमेर की जिस धरती से किया था उसी जगह पर उनकी सभा हुई वापस जब चुनाव से पहले जो किया था।
वही हो रही है। वहीं कायड़ विश्राम स्थली पे वहीं से उन्होंने ईआरसीपी की बात कही। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उस जगह जब जाएंगे, हो सकता है कि उनको अपने वादे याद आ जाएंगे सत्य ही, और वो हो सकता है उस दिन कोई घोषणा कर दें। घोषणा करनी चाहिए उनको, इसमें राजनीति की बात है नहीं। देखो, उनके गवर्नमेंट के वक्त का ये प्रोजेक्ट है, उन्होंने खुद ने घोषणा करी है, जो वसुंधरा जी थी उनकी मौजूदगी में करी है। तो उसके बाद में हम मांग बार बार कर रहे हैं, तो ये तो कम से कम उनको देखना ही पड़ेगा कि रिफाइनरी के वक्त में तो हमने शिलान्यास कर दिया, मान लो इसलिए रोक दिया 5 साल, श्रेय कांग्रेस को नहीं मिले। ये तो उनका खुद का प्रोजेक्ट है, हम आगे बढ़ा रहे हैं। 9,000 करोड़, अब 13,000 करोड़ हमने बढ़ा दिए हैं। हम उन काम को आगे बढ़ा रहे हैं और फिर भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। तो ये मंत्री जी भी आप देख तो कैसे हैं, कोई रुचि नहीं उनकी। और प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्या सलाह से चलते हैं। जो दोसा में बात करी उन्होंने, उसका कोई तुक नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर मान लो कुछ दिक्कत है भी, बुला के बात करें, हम सबसे मध्य प्रदेश वालों से बात करें, राजस्थान वालों से बात करें, हल निकाले कोई न कोई। हमें तो मालूम है कि जहाँ 2005 में मीटिंग हुई थी यहाँ पर, तब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री राजस्थान ने बैठ कर जो फैसले किए, उसके आधार पर मध्य प्रदेश काम कर रहा है। हम लोग एनओसी दे रहे हैं उन लोगों को, वो बांध बना रहे बड़े बड़े। हमारी नौबत आती है तो मध्य प्रदेश ऑब्जेक्शन करवा दिया गया, और मुझे लगता है वो ऑब्जेक्शन करवाया गया, क्योंकि जब से हमने मांग उठानी शुरू करी तो एक और पूछना शुरू कर दिया मध्य प्रदेश द्वारा, कह दिया उनको, लगता है ऐसा मंत्री जी ने कहा हुआ, तो किसने भड़काया तो वो जाने। तो नया मुद्दा छेड़ दिया मध्य प्रदेश ने, जो कि छेड़ना नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूँ ईआरसीपी, आज बताइए पानी पीने का किसे कहते हैं, इरिगेशन से क्या लाभ मिलता है किसानों को, ये तो बात देखने वाली बात होनी चाहिए ना, ये मेरा मानना। आजकल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 बात कहने लगे हैं, एक तो जी पे तो गहलोत पे कहते हैं, और वो कहते हैं कि वो ये तमाम घबराए लोग हैं, इनकी हालत बहुत खराब हो गई। वहां पे कर्नाटक के अंदर चीफ मिनिस्टर के बारे में जो आरोप लगे थे 40% को चिपक गए, उनके चिपक गए। और राजस्थान में तो सरकार ने जो कर दिखाया है, हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं हुआ है। जितने छापे पड़े राजस्थान में, 1,750 लोग जो है छापे पड़े, अरेस्ट हुए, किसे कहते हैं। कलेक्टर रहते हुए अरेस्ट किया गया, एसपी रहते हुए अरेस्ट किए गए, यहाँ पर आरपीएस को, आरएस को भी किया गया। तो आप सोचिए कभी किसी राज्य में है इतना बड़ा हमने जीरो टॉलरेंस कर रखी राजस्थान के अंदर। अब एक घटना हो जाती है, आईटी वाली घटना हो गई, उसको लेके मुद्दा बना रहे हैं। इनको पूछो और तुम्हारे पर कोई बात ही नहीं है। फिर आपने 4.5 साल किया क्या राजस्थान के अंदर, कुछ मुद्दे तो बना दे हमारे खिलाफ में, कोई मुद्दे ही नहीं है। इसलिए अब ये इन बातों में जाएंगे, हम जाएंगे विकास के मुद्दे पर। हमने क्या किया है गवर्नेंस के लिए, गवर्नेंस कैसी दी हमने, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, नौकरियों को लेके हम क्या कर रहे हैं, चौमुखी विकास राजस्थान कैसे करना, हमने क्या क्या किया, वो हम बताएंगे। और उसी में हम सीमित रखेंगे चुनाव को भी। इनको इनका काम करने दीजिए। इनकी जो फितरत है बोलने की, असत्य बोलने की, पब्लिक गुमराह करने की, इस बात चलने वाली नहीं है। चाहे मोदी जी आ जाओ, अमित शाह जी आएंगे, खूब पैसे खर्च होंगे, इनके पैसे बांटे जाएंगे, ये बांटते रहते हैं, और क्या नहीं करेंगे लोग। तो मैं सोचता हूँ इस बार पब्लिक का मूड जो राजस्थान का, वो तय कर चुका है कि 5 साल गवर्नेंस जो देने की प्रयास किया हमने। हम जानते हैं कि माई बाप तो देखो जनता ही होती है, कितने अच्छे काम करो उसके बावजूद भी फैसला जनता का शिरोधारी करना पड़ता है हम सबको। और ये भी कांग्रेस का दिया हुआ है लोकतंत्र देश को, इस बात का हमें गर्व है। जिस कांग्रेस पार्टी हम लोग हैं सिपाही, उन्हें गर्व है कि हमने देश को दिया ये लोकतंत्र, जिससे कि गरीब से गरीब आदमी का मान सम्मान हो देश के अंदर, हो रहा है वो। उसको मजबूत बनाने का काम हमारा है, ये कमजोर कर रहे हैं उसको। जनता को समझना पड़ेगा कमजोर कैसे करते हैं। धन्यवाद। आरोपी विजय को घटना के करीब 13 महीने बाद जयपुर में उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।